हेलो गाइस, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं नई सीरीज डीबीएमएस के इंटरव्यू क्वेश्चंस और उसके आंसर भी देखेंगे। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, करीबन अप्रॉक्स 100 क्वेश्चंस होंगे। उसमें वन लाइनर भी आंसर आएंगे और आपको प्रैक्टिकल भी आपको बता दूंगा कि कैसे हम इसमें जॉइंस लगाते हैं, कैसे हम अलग अलग क्वेरीज का यूज़ करते हैं, कितने तरह के जॉइंस होते हैं, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। जितने भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना डीबीएमएस के, वो सारे इसमें आपको कवर हो जाएंगे। ज़्यादातर आपको वन लाइनर ही आंसर देने होते हैं, तो इसमें ज़्यादातर मैंने वन लाइनर ही आंसर्स दे रखे हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपके सारे बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे और आपके क्वेश्चंस के आंसर भी क्लियर होते चले जाएंगे सारी चीज़ें। तो मैं आपको शुरू करूंगा और जितने क्वेश्चन हो सकते हैं मैं एक एक वीडियो में कवर करता रहूंगा और बाकी इसके पार्ट्स आते रहेंगे, 1 2 3 4 जितने भी हो सकते हैं वो पार्ट्स आएंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 पेजेस हैं, तो मैं जितने हो सके कवर करूंगा एक एक वीडियो में और उसके बाद बाकी के पार्ट्स बनाऊंगा। ठीक है, शुरू करते हैं डीबीएमएस के इंटरव्यू क्वेश्चंस। सबसे पहला देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज डीबीएमएस? डाटाबेस। डाटाबेस हमारा क्या होता है? डाटाबेस आपसे आप समझ सकते हैं कि कोई भी आपका कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है जो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में है, उसे हम कहेंगे डाटाबेस। डाटाबेस से आप क्या कर सकते हैं, उसको डाटाबेस को आप डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं या फिर आपको अपडेट कर सकते हैं। मैनेज मतलब आप इस तरह से समझिए, जैसे आपने कोई फोल्डर बनाया, फोल्डर के अंदर आपने बहुत सारी फाइल्स रखी हैं कि समझ लीजिए आपके है ना कुछ डॉक्यूमेंट्स हो गए या फिर है ना कोई अदर आधार कार्ड्स हो गया या फिर जितने भी आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया उसके लिए आपने एक अलग फोल्डर बना दिया। तो ये आपने एक ऑर्गेनाइज कर रखा है, उसको आपने मैनेज कर रखा है। अगर आपको उसमें किसी में अपडेट करना है, मतलब आप समझ लीजिए कोई टीएसटी फाइल है, उसको अगर आपको अपडेट करना है तो ओपन करके आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो सेम वही चीज़ आपको डाटाबेस में भी करनी होती है कि किसी भी चीज़ को आप अपडेट कर सकते हैं। एक्सेस करना है तो ईजिली एक्सेसिबल भी रहता है, और मैनेज करना है कि आपको यहाँ से उठा के वहाँ पहुँचाना है या फिर किसी चीज़ को डिलीट करना है तो आप इजिली मैनेज भी कर सकते हैं डाटाबेस में। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइज होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, व्हाट इज डीबीएमएस? डीबीएमएस क्या होता है? डीबीएमएस की फुल फॉर्म होती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सिस्टम लिखा हुआ है। सिस्टम मतलब क्या कह सकते हैं, ये एक तरह का प्रोग्राम है या फिर सॉफ्टवेयर है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है, या फिर हम कह सकते हैं ये एक सॉफ्टवेयर है जो मेंटेन करता है डाटाबेस को। ठीक है, डीबीएमएस क्या करता है, हमारा एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट enables यूजर टू क्रिएट एंड मेंटेन अ डाटाबेस। डाटाबेस इससे आप क्रिएट भी कर सकते हैं और आपको मेंटेन करना है तो इस डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डाटाबेस सिस्टम? डाटाबेस सिस्टम क्या होता है? अभी मैंने दो क्वेश्चन में आपको बताया कि डाटाबेस क्या होता है और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आप इन दोनों को मिला देंगे तो आपका बन जाएगा डाटाबेस सिस्टम। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, द डाटाबेस एंड डीबीएमएस सॉफ्टवेयर टुगेदर इज कॉल्ड एज डाटाबेस सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, डीबीएमएस जो हमने अभी बताया उसके एडवांटेजेस क्या हैं? जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसका कुछ एडवांटेज होना चाहिए, तभी तो हम यूज़ करेंगे सॉफ्टवेयर। तो उसके जो एडवांटेज है वो देख लेते हैं। पहला एडवांटेज है रिडंडेंसी इज कंट्रोल। रिडंडेंसी मतलब रिपीटिव वाली चीज़ें आपकी यहाँ पे कंट्रोल रहती हैं, कि आपने कोई एक रो बनाई जिसका प्राइमरी की आपने 1 दिया और उसके बाद आपके 10वें वाली रो पे आप बना रहे हो सेम प्राइमरी की के साथ, सेम डाटा के साथ, तो वो रिडंडेंट हो जाएगा। तो उसको आपको रोकने के लिए डीबीएमएस आपका सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर रहता है। मल्टीपल यूज़र के इंटरफेस आप यहाँ पे बना सकते हैं। किसी को आपको अलग एक्सेस देनी है कि राइट की एक्सेस देनी है, किसी को आपको सिर्फ व्यू की एक्सेस देनी है, अपडेट ना कर पाए सिर्फ व्यू कर पाए, तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें अलग अलग इंटरफेस अलग अलग लोगों का बना सकते हैं। बैकअप और रिकवरी का ऑप्शन रहता है कि अगर आपका डाटाबेस बाई चांस क्रैश कर गया तो आप बैकअप पहले से ही ले सकते हैं या फिर इजीली रिकवर कर सकते हैं जो भी आपने बैकअप रख रखा था पहले की डाटा से। ठीक है, अनऑथराइज एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, जिसको आपने एक्सेस दिया है सिर्फ वही उस चीज़ को एक्सेस कर सकता है, बाकी लोग उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें यूज़र नेम पासवर्ड की आप वैलिडेशन लगा सकते हैं जिसमें अनऑथराइज एक्सेस को हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इजीली डीबीएमएस सॉफ्टवेयर से। नेक्स्ट बात करते हैं इन्फोर्सिंग इंटीग्रिटी कांस्टेंट। सबसे मेन पॉइंट हमारा यही है, इंटीग्रिटी कांस्टेंट। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि कितने तरह के इंटीग्रिटी कांस्टेंट रहते हैं। मेनली 4 तरह के रहते हैं इंटीग्रिटी कांस्टेंट, जिसमें आपका आ जाएगा की कांस्टेंट, डोमेन कांस्टेंट, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट और एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट। तो ये चारों के बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि ये चारों चीज़ क्या करते हैं। सबसे मेन पॉइंट हमारा इंटीग्रिटी कांस्टेंट का ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन? नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन वैसे आपसे क्वेश्चन पूछता नहीं है, बट फिर भी आपको पता होनी चाहिए। अगर आप तैयारी भी कर रहे हैं किसी गेट एग्जाम की या फिर किसी चीज़ की, तो नॉर्मलाइजेशन आपको पता होनी चाहिए कि 1 NF होता है, 2 NF होता है, कितने तरह के NF होते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा क्वेश्चंस में। पहले हम देख लेते हैं नॉर्मलाइजेशन क्या होता है।
नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द गिवन रिलेशन स्कीमा बेस्ड ऑन देयर फंक्शनल डिपेंडेंसी। हम एक स्कीमा को एनालाइज करते हैं उसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी के देखकर। फंक्शनल डिपेंडेंसी मतलब समझ लीजिए आपके है ना एक टेबल बनी हुई है जिसमें आपका रोल नंबर है, क्लास है, सब्जेक्ट है, ऐसे है। और आपने एक फंक्शनल डिपेंडेंसी बना रखी है कि आप रोल नंबर से आप बता सकते हैं कि उसका क्लास क्या है। ऐसे आपने बना रखी है, ऐसे अज्यूम कर लीजिए कि आपने रोल नंबर से क्लास निकाल सकते हैं, रोल नंबर से आप सब्जेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये हो गई हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी, ए टू बी और ए टू सी ऐसे करके, ठीक है। प्राइमरी की एंड प्राइमरी की टू अचीव द प्रॉपर्टीज, मतलब नॉर्मलाइजेशन का मतलब मेन ये रहता है कि आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी निकालनी है, प्राइमरी की निकालनी है, जिसकी वजह से आप क्या यूज़ कर सकें, जितने कम हो सकते हैं उतने रिटेंडेंसी आपको कम करनी है। मिनिमाइजेशन, मिनिमाइजिंग इंसर्शन डिलीशन और अपडेट नॉन एनोमलीज। एनोमलीज क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ करने से, मतलब अगर आपने इंसर्ट कर दिया और वो वैलिड ही नहीं रहा तो वो एनोमलीज आ गया। डिलीट करने पे आपका है ना टेबल आपका बेकार हो जा रहा है, कोई कंस्टेंट आपकी वॉयलेट कर रही है तो आपका वो एनोमलीज आ गया। अपडेट करने पे हो रहा है तो वो एनोमलीज आ गया। तो ये चीज़ें हम नॉर्मलाइजेशन से ईजिली हम अचीवेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज डाटा मॉडल। डाटा मॉडल क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ कंसेप्चुअल टूल फॉर डिस्क्राइबिंग डाटा, डाटा रिलेशन, डाटा सिमेंटिक एंड कंस्ट्रेंट। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है डाटा मॉडल। क्या होता है मॉडल? मतलब हो गया एक तरह से व्यू देखने के लिए काम आ गया कि आपका डाटा का एक मॉडल जिसमें आपको डाटा को डिस्क्राइब भी करना है, उसके रिलेशनशिप के बारे में भी बताना है, जितने भी कंस्टेंट है और सिमेंटिक्स हैं वो भी आपकी इसी मॉडल्स में कवर हो जाएंगी। तो ये एक अलग तरह का मॉडल हो गया। मॉडल्स हमारे बहुत तरह के होते हैं। सबसे पहला हमारा डाटा मॉडल आ गया। सेकंड देख लेते हैं ईआर मॉडल। व्हाट इज ईआर मॉडल? ईआर की फुल फॉर्म होती है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ठीक है। एंटिटी रिलेशनशिप में मॉडल में क्या होता है? ये मॉडल जो बेस्ड होता है वो रियल वर्ल्ड पे बेस्ड होता है, मतलब ऑब्जेक्ट पे बेस्ड होता है, जिसे हम कहते हैं एंटिटीज। जो भी हमारे रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बेसिक ऑब्जेक्ट, उसे हम एंटिटीज कहते हैं। और उन ऑब्जेक्ट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसे हम ईआर मॉडल के अंदर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। एंटिटीज आर डिस्क्राइब्ड इन अ डाटाबेस बाय अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। एंटिटीज को हम डिस्क्राइब करेंगे एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स के हिसाब से। अब बात करते हैं व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपने सुनी होगी, जिसमें आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स में आपके वेरिएबल्स भी होंगे, मेथड्स भी होंगे, और वो इसके बाद वो सारी चीज़ें अगर सेम रहती हैं तो वो आपके क्लास में ग्रुप हो जाती हैं। सेम चीज़ वही यहाँ पे लिखी है, मैंने आपको बता दिया, आप पढ़ के भी देख लेते हैं एक बार साथ ही साथ। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कंटेन वैल्यूज स्टोर्ड इन द इंस्टेंस वेरिएबल within the object and object also contain bodies of the code that operate on object। मतलब वही चीज लिखी हुई है कि ऑब्जेक्ट आपका बना हुआ है और उसके कोड लिखा हुआ है जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑपरेट करेगा, ठीक है। दीज बॉडीज ऑफ कोड आर कॉल्ड मेथड्स। ये बॉडीज ऑफ कोड जो आपने बनाते हैं जो ऑब्जेक्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है उसे हम मेथड्स कहते हैं अपने टर्म्स में, ठीक है। ऑब्जेक्ट दैट कंटेन सेम टाइप ऑफ वैल्यू, वो ऑब्जेक्ट जिसमें सेम टाइप ऑफ वैल्यू रहता है, सेम मेथड्स रहता है, उसको हम ग्रुप करके एक क्लास में बना देते हैं। इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज एंटिटी। अभी हमने एंटिटी बताई थी, जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है उसे हम एंटिटी कहते हैं। वही चीज यहाँ पे लिखी है, एन एंटिटी इज अ थिंग्स और ऑब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस अबाउट विच डाटा कैन बी कैप्चर्ड। कोई भी चीज, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज जिससे हम डाटा को कैप्चर कर सकते हैं उसे हम कहते हैं एंटिटी। एंटिटी मतलब एक स्मॉल ऑब्जेक्ट को आप कैप्चर मतलब मान लीजिए एंटिटी होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अलग अलग हमारे डेफिनेशन लैंग्वेज कौन कौन से होती हैं। जैसे पहला आ जाता है हमारा डीडीएल। ये आपके रैंडमली है, ये मत सोचिए कि आपके पहले सारी नॉर्मलाइजेशन आएंगी फिर इसके बाद आपके लैंग्वेज डिस्क्राइब करे जाएंगे। ये रैंडम क्वेश्चन है। डीडीएल भी आ जाएगा, वन एन एफ भी आ जाएगा, एंटिटी भी आ जाएगा, कोई बेसिक आ जाएगा, कोई हार्ड आ जाएगा। तो इसलिए सब रैंडम है। इंटरव्यू क्वेश्चन में सब रैंडम पूछते हैं ना, वैसे ही ये सारी चीज़ें रैंडम आपको मिलेगी। यहाँ पे बता देता हूँ डीडीएल क्या होता है। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में क्या होता है? A database schema is specified by the set of definition expressed by a special language called DDL। DDL में क्या होता है? एक set of definitions आपकी पहले से डिफाइन होती है कि DDL के में कौन कौन सी कमांड आएगी कि आप क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप डिलीट कर सकते हैं पूरी टेबल को। तो ये डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, इसके अंदर कौन कौन सी कमांड आती है वो चीज़ हम देखेंगे। और ये एक स्पेशल लैंग्वेज के थ्रू करा जाता है तो हम इसे DDL कहते हैं, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है।
डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मैनिपुलेशन से आपको समझ में आ गया होगा कि हम अपडेट कर सकते हैं अपने डाटा को, तो वो आ गया मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। ये दो तरह के होता है, एक तो हमारा लो लेवल हो गया और एक हाई लेवल हो गया। लो लेवल को हम प्रोसीड्यूरल डीएमएल भी बोलते हैं और हाई लेवल को हम नॉन प्रोसीड्यूरल बोलते हैं। अब प्रोसीड्यूरल और नॉन प्रोसीड्यूरल में क्या डिफरेंस होता है वो देख लेते हैं। डीएमएल रिक्वायर्स अ यूजर्स टू स्पेसिफाई व्हाट डाटा आर नीडेड एंड हाउ टू गेट दोस। लो लेवल में क्या करते हैं हम कि हमें कौन सा डाटा हमें चाहिए और कैसे हम उस डाटा को ले सकते हैं, वो सारे स्टेप्स हमें बताने पड़ते हैं लो लेवल में। हाई लेवल में क्या करना पड़ता है कि हमें कौन सा डाटा चाहिए सिर्फ वो ही बताओ, कैसे लेना है वो चीज़ें हम खुद देख लेंगे। ठीक है, तो वो हमारे आ जाते हैं डीएमएल में, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। अब बात करते हैं व्हाट इज डीएमएल कंपाइलर क्या होता है। डीएमएल कंपाइलर क्या करता है कि डीएमएल की जितने भी स्टेटमेंट है, जो भी हमारे हाई लेवल की और लो लेवल की स्टेटमेंट है, उसको हम क्वेरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। स्टेटमेंट इन अ क्वेरी लैंग्वेज में रहता है इनटू लो लेवल इंस्ट्रक्शन में दैट क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन कैन अंडरस्टैंड। सबसे पहले हमारा जो क्वेरी लिखा उसको लो लेवल इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद वो चीज़ जो इवेलुएट होती है उसे हम डीएमएल कंपाइलर, कंपाइलर क्या करता है कि हमारा लो लेवल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है ना, सेम वही डीएमएल कंपाइलर भी करता है। आगे बात करते हैं व्हाट इज क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन। यहाँ पे लिखा हुआ है ना जैसे क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन कैन अंडरस्टैंड, तो क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन क्या करता है, ये एग्जीक्यूट करता है लो लेवल इंस्ट्रक्शन को, जो भी कंपाइलर ने जनरेट किया है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन का काम होता है। ठीक है, अब लिख लेते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन 14 वाला, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है। फंक्शनल डिपेंडेंसी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ नॉर्मलाइजेशन। फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारी सबसे पहला पॉइंट होता है नॉर्मलाइजेशन करने के लिए। अब नॉर्मलाइजेशन मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट व्हेन अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स अलाउ यू टू यूनिकली डिटरमाइन द कॉरस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट वैल्यू। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या करता है, रिलेशनशिप जो है कोई भी दो एट्रीब्यूट्स का, वो यूनिकली किसी डिटरमाइन कर पा रहा है कोई एट्रीब्यूट वैल्यू को, तो उस चीज़ को हम निकालने के लिए फंक्शनल डिपेंडेंसी का यूज़ करते हैं। मतलब आपको मैंने वही चीज़ बताई थी, जैसे क्लास रोल नंबर और सब्जेक्ट हो गया ना, वैसे आप रोल नंबर से क्लास निकाल सकते हैं, रोल नंबर से सब्जेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी हो गई। किसी भी हम एट्रीब्यूट से, दो एट्रीब्यूट से किसी तीसरे का निकाल सकते हैं वैल्यू, तो हम इजिली फंक्शनल डिपेंडेंसी वो चीज़ कहेंगे। ठीक है, अब 1NF क्या होता है, 2NF क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।